To start with lecture 1 of SOM. ठीक है, तो सोम सबसे पहले इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, पूरी सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ तो वो सोम ही होगा। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट कोई भी सब्जेक्ट और नहीं है। दूसरा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बेसिक्स निकल के आते हैं हर चीज़ के। ठीक है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन हम पढ़ते हैं, हर हमारा पूरा सिविल इंजीनियरिंग जो है स्ट्रेस स्ट्रेन के अराउंड घूमता है। ठीक है, तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन जो बेसिक्स हैं वो सब हम डेवलप करते हैं यहीं सोम से ही। ठीक है, तो ओके, आई होप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ। आपको ऐप यूज़ करनी आ रही है? गुड इवनिंग दुशांत जी, आपको मैं क्लियरली, वीडियो क्लियर है आपको सबको, ऑडियो क्लियर है? पुनीत जी, पंकज जी, विनय जी, चलो आई डोंट नो आप यूज़ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे ढंग से, लेकिन यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, राइट? 3 ऑप्शंस में से स्क्रीन पे जब आप क्लिक करेंगे अपने फ़ोन में तो वहाँ पर चैट का ऑप्शन आ जाएगा एक। ठीक है, वहाँ पर आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके ग्रेट विनय जी, आप सब लोग हिमाचल से ही हैं? और बीटेक हैं या डिप्लोमा हैं? ओके ग्रेट। पंकज जी, कल वाले लेक्चर में आपका कनेक्टिविटी इशू हो गया था, आज ठीक चल रही है क्लास? चलो ओके दैट्स ग्रेट। तो इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो जो सोम सब्जेक्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सिर्फ हिमाचल जो जेई का एग्जाम है या एई का एग्जाम है, अभी जेई का पैटर्न तो मैंने देखा नहीं, लेकिन एई वाले पैटर्न जरूर देख रहा था अभी। तो एई वाले पैटर्न में अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर बार 7 से 8 क्वेश्चन बने हुए हैं फ्रॉम सोम। और सोम सिर्फ इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, सोम इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से अगर इनके कंसेप्ट को एग्लोमरेट करो तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग के अप्रोक्सीमेटली और नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इससे लिंक करते हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे सॉइल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सोम मेरा लेना एक्चुअली पहले प्री डिसाइडेड नहीं था सोम लेना, नहीं तो मैं सोम से ही स्टार्टिंग करता क्योंकि यहाँ से बेसिक्स बनते हैं। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा, पंकज जी। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक्स बनते हैं बेसिकली। तो जो हम अभी तक, जैसे हम लोगों ने पिछले बैच में, जो भी हमारा बैच चल रहा है इसमें हमने सबसे पहले सॉइल डिस्कस किया था। तो सॉइल के बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे जो सोम से लिंक करते थे। ठीक है, जो तो मैंने थोड़ा सा बेसिक वहां पर बता दिया था सोम का और फिर सॉइल को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे हम बात करें सॉइल की, ठीक है, चाहे बात करें एफएम की, चाहे स्ट्रक्चर की, आरसीसी की, ठीक है, स्टील की, इन सारे सब्जेक्ट्स में जो कॉमन पार्ट है दैट इज सोम। यहाँ पे सोम के बहुत सारे फिनोमिना यूज होते हैं। ठीक है, सॉइल तो थी, हमने पूरा मतलब ऑलमोस्ट देखा कि सारी सॉइल जो है सोम पे डिपेंड थी। ठीक है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो थे यहीं से डिराइव हो रहे थे हमारे। तो इट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगेन रट्टा नहीं लगाएंगे इस सब्जेक्ट में, कुछ भी हर चीज़ समझ समझ के चलेंगे, प्रैक्टिकली कैसे होती हैं। ठीक है, सोम का यही एक एडवांटेज है कि हम इसमें प्रैक्टिकली समझ सकते हैं हर चीज़ को। तो इसके अगर चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, तो चैप्टर्स में द फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सबसे पहले मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं कि मटेरियल क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो अलग अलग मटेरियल की बात करेंगे, उसको उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, उनके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो गवर्न कैसे होती हैं, किस बेस पे हम किसी मटेरियल को डिजाइन करते हैं। ठीक है, या कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लो दरवाजे हैं, वो वुड के ही क्यों बने हुए हैं,
ठीक है, और जो ग्रिल्स हैं हमारी वो स्टील की क्यों बनी है, ब्रिजेस जो होते हैं वो आरसीसी के ही क्यों बनते हैं, किसी और मटेरियल के क्यों नहीं बनते, प्रॉपरली स्टील के क्यों नहीं बना दिए जाते, ठीक है, और केबल ब्रिजेस होते हैं उसमें केबल्स का क्या काम है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मटेरियल डिपेंडेंट होती हैं, और किसी मटेरियल से हम जो बेस्ट प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, और हमें किस केस में कैसी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो हमें इन केस ऑफ केबल ब्रिज वी नीड टेंशन टाइप, ठीक है, वहां पर जो केबल्स हैं दे आर प्रोवाइडेड टू टेक टेंशन, ठीक है, तो जो ये टेंशन है ये केबल ही क्यों बियर कर सकती हैं, कंक्रीट क्यों नहीं कर सकती, ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, ठीक है। देन सेकंड वन इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब जैसे नाम से क्लियर है कि यहाँ पर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को गवर्न करेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और स्ट्रेस अगेन इट इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हर जगह स्ट्रेसेस हम पढ़ते हैं, सॉइल में हमने आधी सॉइल में स्ट्रेसेस पढ़े थे, ठीक है, वाटर में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे शियर स्ट्रेसेस की बात करेंगे, विस्कोसिटी की बात करेंगे विच इज अनदर फॉर्म ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है, फिर फ्लूइड डायनामिक्स में जब जाएंगे तो वहां पे शियर स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं, देन स्ट्रेन की बात करते हैं हम, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन कौन सा है, शियर स्ट्रेन कौन सा होगा, ठीक है, तो ये सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन थर्ड वन इज एसएफडी एंड बीएमडी। अब कुछ लोगों को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता होगा, ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे देन इट वुड बी डेड इजी टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक होगा, ठीक है, बिल्कुल इजीली आप फिंगर्स पे कैलकुलेट कर पाएंगे एसएफडी और बीएमडी को, ठीक है। एसएफडी क्या है, दीज आर शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज नथिंग बट द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स, ठीक है, जो शियर स्ट्रेस है उसको जब एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे देन स्ट्रेस इनटू एरिया वी गेट फोर्स। बहुत मुश्किल लगता है, कोई दिक्कत नहीं है विक्रम जी, आप देखना ये जब खत्म हो जाएगा ना एसएफडी बीएमडी आप कहेंगे कुछ भी नहीं था इसमें, तो ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, हम रिलेवेंस से चलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली समझ समझ के चलेंगे हर चीज को, ठीक है, बहुत क्रूड मेथड आपको बता दूंगा मैं जिससे आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे एसएफडी और बीएमडी को, ठीक है। तो शियर फोर्स की वेरिएशन और बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन कैसे कैसे होगी, किसी पर्टिकुलर बीम आपको कोई गिवन है उसमें वेरिएशन कैसी होगी शियर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की। अब फोर्स और मोमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सोम में थोड़ा कुछ कुछ पार्ट आया था सॉइल में। जैसे फोर्स क्या है, तो फोर्स इट इज नथिंग बट कोई भी वेट लग गया मान लो, ठीक है, और फोर्स की यूनिट होगी हमारी वही किलो न्यूटन, न्यूटन किलोग्राम फोर्स, ठीक है, दैट विल द यूनिट ऑफ फोर्स। तो किसी भी सेक्शन पे किसी भी बीम में कितना शियर फोर्स आ रहा है, ठीक है, या शियर स्ट्रेस की वेरिएशन कैसी है, वहां से एरिया से मल्टीप्लाई करके हम फोर्स की वेरिएशन निकाल पाएंगे। और बीएमडी में देखेंगे कि व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, कि बीम का एक स्पैन है उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से वेरी कर रही है स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। अच्छा, अब ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम निकालते किस लिए, बेसिकली हम ये देखते हैं किसी भी बीम में, ठीक है, शियर फोर्स की वेरिएशन देखेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल ये वेरिएशन आ रही है एसएफडी की, ठीक है, शियर फोर्स की, तो यहाँ पर क्या है मैक्सिमम जो शियर फोर्स है यहाँ पर है इस वाले सेक्शन पे, तो अगर हम इस पूरी बीम को इस वाले शियर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग डिजाइन कर देंगे देन पूरी जो बीम है दैट विल बी सेफ फॉर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर कंसर्न, आगे फ्यूचर के लिए सेफ हो जाएगी ये, ठीक है। तो हम एसएफडी में क्या देखते हैं कि किसी भी सेक्शन में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बीम को डिजाइन कर दो, बाकी सारे सेक्शन उसको इजीली रेजिस्ट कर पाएंगे। गॉट इट? हाँ, ये कैंटिलीवर का ही केस था। जैसे कि मान लो ये बीम है, ठीक है, सपोज दिस इज द बीम, तो हम इसमें शियर फोर्स की वेरिएशन देखते हैं कि मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ आ रही है, सपोज करो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे आ रही है, मतलब यहाँ पर, तो इस पूरी बीम को इस वाले शियर फोर्स के अगेंस्ट में अगर डिजाइन कर दूंगा तो पूरी बीम सेफ रहेगी हमारी, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव डिजाइन है जो हम अभी तक फॉलो करते आए हैं, ठीक है। और अगर मान लो इसका एकदम इकोनॉमिक डिजाइन करना है तो इस बीम की शेप ही ऐसे कर दो, मान लो यहाँ पे इस वाले क्रॉस सेक्शन पे मैक्सिमम शियर फोर्स आ रही है तो सिर्फ इस सेक्शन को मोटा रखो और लास्ट में कुछ आ ही नहीं रही तो बीम को ऐसा डिजाइन कर दो, ठीक है। तो इट विल बी
बीम विद वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ऐसी वाली बीम भी हम पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, फिक्स स्टैंड पे मैक्सिमम आएगी, ठीक बोल रहे हो आप बिल्कुल अजय जी। चलो देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड मोर सर्कल। ठीक है, यहां पर ही हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ये भी पढ़ा है हमने, है ना, सॉइल में। क्या पढ़ा है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेन पे हमें स्ट्रेस की कंडीशन पता है, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टो एक्स वाई। ठीक है, दीज आर शियर स्ट्रेसेस, दिस इज अगेन टो वाई एक्स। तो इससे थीटा एंगल बना के पास करते हुए एक और प्लेन अगर कोई जा रहा है, हाँ वेरी गुड, मोर सर्कल जो हमने पढ़ा था, इस वाले पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा और शियर स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा और शियर स्ट्रेस क्या होगा। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, कि अपने को एक किसी प्लेन पे पता है और उससे थीटा एंगल बनाते हुए एक और प्लेन पास कर रहा है, उस वाले प्लेन पे स्ट्रेस की कंडीशन क्या होगी, दैट विल बी डिस्कस्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग थ्योरीज आती हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, इनमें ये देखेंगे कि मतलब अगर हम सपोज करो एक बार को 3 डायमेंशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम जितना भी एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें 2D एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जिसमें सिर्फ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वेरिएशन होगी हमारी। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो इट इज ए 3 डायमेंशन स्टेट, जैसे हम सॉइल में भी डिस्कस की थी सेम चीज हमने। ठीक है, कि ये 3 डायमेंशन स्टेट होगी एक्चुअली देखा जाएगा तो, जिसमें सिग्मा एक्स भी होगा, सिग्मा वाई भी होगा और सिग्मा जेड भी होगा। ठीक है, लेकिन वहां तो हम लेके चलते थे अर्थ प्रेशर के केस में फॉर एग्जांपल कि सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए 2D एनालिसिस बना दिया था हमने। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर में हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे कि अगर मान लो 3D बॉडी में 3 डायमेंशन में स्ट्रेसेस लग रहे थे, सिग्मा एक्स भी लग रहा था, सिग्मा वाई भी लग रहा था और सिग्मा जेड भी लग रहा था। इसको इक्विवेलेंट में 2 डायमेंशन में ले लूंगा और इसमें मान लूंगा एक यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई लग रहा है। ठीक है, तो इस मटेरियल की फेलियर कंडीशन यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस के कोरेस्पॉन्डिंग निकालूंगा। ठीक है, रेदर देन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो इस स्टेट से इस स्टेट में कन्वर्ट करना, यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज आती हैं, इन सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ फेलियर में। डेरिवेशंस भी करवाएंगे क्या, जहां जहां जरूरत लगेगी वहां वहां करवाएंगे जी। ठीक है, सोम में कुछ भी डेरिवेशन नहीं होती, सोम में सारे फिनोमिनाज निकल के आते हैं। ठीक है, तो जितने फिनोमिनाज होंगे मैं आपको विद डेरिवेशन तब करवाऊंगा जब लगेगा कि कहीं पे, हाँ अगर मान लो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट है। ठीक है, जैसे डिफ्लेक्शन के केस में आते हैं। ठीक है भाई, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, उस सब के केसेस में तो देखो डेरिवेशन करना फिजिबल नहीं है, बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं। हाँ लेंदी हो जाएंगी और जहां पर जरूरत लगेगी वहां पे करवा भी दूंगा कहीं से अगर कंसेप्ट निकल के आएगा तो। पंकज जी यूनि डायरेक्शनल होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि डायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शनल। अब जैसे यहाँ पे हमने एक ही डायमेंशन में लोड लगाया, देखो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस था। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस, तो इस यील्ड स्ट्रेस की क्या वैल्यू है जब हम इसको सिंगल डायरेक्शन में लगा रहे हैं एज कंपेयर टू ये 3 डायमेंशन में लोडिंग है, इट इज 3 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल लोडिंग, एक्स डायरेक्शन में अलग है, वाई में अलग है, जेड में अलग है, अलग अलग लोडिंग लग रही है। तो इन तीनों के रिजल्टेंट से हम सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज ऑफ फेलियर जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे 5th चैप्टर में। देन नेक्स्ट वन इज बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, जिसको फ्लेक्सर स्ट्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को फ्लेक्सर बोला जाता है। अब बेंडिंग क्या है बेसिकली, किसी भी चीज पे हम मोमेंट लगा रहे हैं, जैसे मान लो कोई बीम है, इसके ऊपर हमने मोमेंट लगाया। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट होगा क्या, इट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस मोमेंट को मैं सिंप्लीफाई करूं, मान लो आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो ये इसका बिल्कुल सीजी है।
ठीक है, सीजी लाइन है ये इसकी, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी। इससे दो एक्सिस निकलते हैं, एक एक्स एक्सिस निकलेगा, एक वाई एक्सिस मिलेगा, दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, तो जहां पर बॉडी का जो मास कंसंट्रेटेड होगा दैट विल बी सीजी पॉइंट। ठीक है, तो अगर कोई भी आप लोड इस डायरेक्शन में ऐसे लगा रहे हो या इस डायरेक्शन में लगा रहे हो जिसका रिजल्टेंट इसके सीजी से पास करे, तब तो कोई एसेंट्रिसिटी नहीं होगी। जब एसेंट्रिसिटी नहीं होगी तब इस केस में जो भी स्ट्रेसेस जनरेट होंगे दे विल बी नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये कौन से स्ट्रेस होंगे? नॉर्मल स्ट्रेस होंगे, विच विल क्या करेंगे, ये इस बॉडी को कंप्रेस कर देंगे। इस डायरेक्शन में बॉडी छोटी हो जाएगी, अगर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो इस डायरेक्शन में बॉडी छोटी हो जाएगी। देन दिस स्ट्रेसेस आर नोन एज दिस विल बी नोन एज नॉर्मल स्ट्रेसेस। लेकिन अगर मान लो यही स्ट्रेस आपने सीजी पे ना लगा करके कहीं एसेंट्रिसिटी पे लगा दिया, एट सम एसेंट्रिसिटी ई, तो इस बार क्या होगा, ये बॉडी छोटी नहीं होगी, इस बार ये बॉडी घूम जाएगी थोड़ी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर दिस फोर्स, जो भी फोर्स आपने लगाई, मान लो सॉरी यहाँ पर आपने पी फोर्स लगाई एट सर्टेन एसेंट्रिसिटी E1, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा इट विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस की जो वेरिएशन होगी किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी शेप में, वो कैसी होगी? ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कैसे होंगे? ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस की वेरिएशन हमें पता है। ठीक है, जैसे अभी तक हम करते ही आए हैं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस की वेरिएशन कैसी होगी? ऐसे वेरिएशन आएगी, न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होगा बेंडिंग स्ट्रेस, देन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा और मैक्सिमम फाइबर्स पे मैक्सिमम होगा। और शियर स्ट्रेस की वेरिएशन कैसी आती है? बिल्कुल जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पे तो आएगा मैक्सिमम और एजेस पे 0। ठीक है, ये सब चीजें आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्रोपेगेट करेंगे यहीं पे पढ़ लेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये सारी चीजें। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से कैसे कैसे स्ट्रेस डायग्राम्स बनेंगे वो चीज देखेंगे। साथ में कंपोजिट सेक्शन डिस्कस करेंगे। कंपोजिट सेक्शन होते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीम है, जैसे मान लो एक आरसीसी की बीम है। ठीक है, एक आरसीसी की बीम है, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं एक टिम्बर की बीम से तो मेरे को एक बड़ा क्रॉस सेक्शन चाहिए होगा, इससे ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके बराबर स्ट्रेंथ अगर मेरे को, ये आरसीसी है, इसके बराबर स्ट्रेंथ में अगर टिम्बर चाहिए तो सेक्शन जो है बड़ा चाहिए अपने को। तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना इक्विवेलेंट सेक्शन। ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंट थ्योरी में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें बेंडिंग स्ट्रेस में आएंगी। दूसरी बात है कंपोजिट बीम पढ़ेंगे। कंपोजिट बीम होती है, कंपोजिट इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मटेरियल। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो जी। तो कंपोजिट में क्या करेंगे? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मटेरियल। उसमें ये देखेंगे कि जैसे मान लो दिस इज टिम्बर, इसके साथ में स्टील और ऐड करके ऐसी एक बीम बनाएंगे, दैट विल बी कंपोजिट बीम, जिसमें दो मटेरियल होंगे, एक टिम्बर होगा और मान लो इस तरफ में स्टील है। हाँ, फ्लेक्सर और बेंडिंग स्ट्रेस एक ही है पंकज जी। ठीक है, फ्लेक्सर और बेंडिंग एक ही बात होती है। तो जो दो मटेरियल मिला के हम एक कोई भी एक मटेरियल बनाएंगे, ठीक है, एक इक्विवेलेंट सेक्शन बनाएंगे, फिर इसका इक्विवेलेंट सेक्शन बनेगा। जैसे मान लो इसको टोटली कन्वर्ट कर लेंगे स्टील में या टोटली कन्वर्ट कर लेंगे टिम्बर में, उसके बाद इसका स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। तो इसकी इक्विवेलेंट बीम सपोज करो जैसे मान लो इसके फ्लेंज पे लगाता हूं मैं दोनों, इस तरफ भी हमने स्टील लगा दिया, इस तरफ भी स्टील लगा दिया, तो इसका देखेंगे इक्विवेलेंट सेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आई सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्शन बेंडिंग के लिए बेटर हैं, कौन कौन से सेक्शन हमारे शियर फोर्स के लिए बेटर हैं, वो सब चीज डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, और इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करके इसका स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। ये सब चीजें बेंडिंग स्ट्रेस में या फ्लेक्चर में पढ़ेंगे। देन डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इसमें हम शियर स्ट्रेस की वेरिएशन देखेंगे। एक तो हमने ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ लिए, देन सेकंड वन विल बी वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस की शियर स्ट्रेस की वेरिएशन कैसी होगी किसी भी बॉडी में। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में। कंपाउंड एंड कंपोजिट बीम एक ही है। कंपोजिट बीम, हाँ उसको कंपाउंड बीम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बोल सकते हैं इसको। देन वी विल सी टोर्जन इन शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पर से पहले ज्यादा क्वेश्चन आया करते थे, आपके एई में नहीं आएगा, गेट वगैरह में पहले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब टोर्जन का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो
टोर्जन की बात करेंगे, खैर यहाँ पे शाफ्ट जो होगी, ठीक है, टॉर्क इज आल्सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मान लो इट इज द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस, बट ठीक है, किसी भी बॉडी पे जैसे मान लो एक शाफ्ट है, इस पे अलग अलग पॉइंट पे, जैसे मान लो इस तरफ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट पे शियर स्ट्रेस लग रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इस शाफ्ट को घुमा देंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा देंगे, इसी को हम टॉर्जन बोलते हैं। ठीक है, टॉर्क लगा रहे हैं हम किसी भी बॉडी पे, ठीक है, कोई फोर्स लग रही है, मान लो इसका सीजी यहाँ पे है, ये जो फोर्स लग रही है कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रही है, तो दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल गिव यू टॉर्क वैल्यू। ठीक है, जैसे टॉर्क हम कहाँ देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, जो हमारे गेट होते हैं, हमारे दरवाजे जो होते हैं घरों के डोर्स, उनमें एक हिंज लगा होता है, ठीक है, ये डोर हो गया, इस पे यहाँ पे दो हिंज लगे होंगे, यहाँ पर बोल्ट होता है और यहाँ पर पकड़ने के लिए हैंडल होता है। आप इस हैंडल को पकड़ कर क्या करते हो, इसको घुमाते हो इस तरफ में, ठीक है, दिस इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कुछ फोर्स आप लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये दरवाजा इस तरफ को घूम जाता है। ठीक है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्जन पढ़ेंगे शाफ्ट्स के केस में, यहाँ पर शाफ्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक टॉर्जन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। देन विल स्टडी डिफ्लेक्शन इन बीम्स। अलग अलग बीम होंगी, अलग अलग लोडिंग कंडीशन होगी, उसके केस में देखेंगे कि डिफ्लेक्शन कितनी है। जैसे मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, दिस इज सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम और इस पे यूडीएल आ रहा है, तो इसकी वजह से इसकी डिफ्लेक्शन कैसे होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो मान लो ये दो एजेस हैं ए और बी, तो ए पे कितना एंगल बनाएगा, बी पे कितना एंगल बनाएगा, और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी होगी सेंटर में, ठीक है, सेंटर में होगी या कहाँ होगी, दैट विल डिपेंड। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी आएगी, हाँ डिप भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी आएगी, एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन इन बीम्स में। देन नेक्स्ट इज कॉलम। ठीक है, वैसे तो ये गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है या ईएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी फिलहाल ये वाला पार्ट कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से फिर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ से कॉलम का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है आना, बाकी देख लेंगे, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेंगे, खैर इसमें सिलेंडरनेस रेशियो वगैरह देख लेंगे कि लॉन्ग कॉलम क्या होता है, शॉर्ट कॉलम क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रेशर वेसल। यहाँ से क्वेश्चन आना मुश्किल है, बस यहाँ पे वेरिएशन देखेंगे कि शियर स्ट्रेस की वेरिएशन कैसे कैसे रहती है प्रेशर वेसल में। जेई में आते हैं क्वेश्चंस, कहाँ से, कॉलम से, जेई में भी नहीं आएंगे क्वेश्चन यहाँ से, टेंशन मत लो, ये वो आरसीसी वाला कॉलम अलग है, यहाँ वाले कॉलम अलग है, इसमें जो थोड़ा थोड़ा पार्ट जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, देन शियर सेंटर। ठीक है, शियर सेंटर क्या है कि किसी भी बॉडी का शियर सेंटर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन लास्ट वन है स्प्रिंग्स। ठीक है, स्प्रिंग्स का बेसिस क्या है, ठीक है, स्प्रिंग फॉर्मूला क्या है, और किसी स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या हो सकती है, कितनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी, ये सब चीजें हम स्प्रिंग्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द सिलेबस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सब्जेक्ट। ट्रस्ट वगैरह वो सब इसका स्ट्रक्चर का पार्ट है नवनवीन जी। हाँ, सोम अच्छा खासा बड़ा सब्जेक्ट है। वैसे तो मेन देखो हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक डिटेल स्टडी करेंगे, इसके बाद यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा सिर्फ वो वाला करेंगे, और शुरू के जो 9 चैप्टर्स हैं ये अच्छे से पढ़ लें। डन, चलो, तो आई होप नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से। सोम के बाद बैक टू बैक स्टील ले लेना और आरसीसी, नहीं स्ट्रक्चर बाद में होगा नवनवीन जी। ठीक है, और बैक टू बैक स्टील लेना अजय जी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एकदम से नहीं ले पाऊंगा मैं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मेरे को भी गैप चाहिए ना, और आपको भी थोड़ा सा गैप चाहिए, मतलब थोड़ा हो जाता है कि एक टीचिंग मेथोडोलॉजी से बंदा बोर हो जाता है।
पंकज जी डाउट सेशन होते हैं हमारे, ठीक है, इसमें डाउट सेशन हम रखते हैं बीच बीच में। जैसे अभी तक सॉइल इसका सर्वे का तो हुआ नहीं, आई होप, क्योंकि सर्वे में किसी ने क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करे, और जो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो मेरे को पर्सनली भेजते रहते हैं, ठीक है, तो मैं उनके डाउट जो है रोज क्लियर कर देता हूँ। बाकी आप साथ वालों से रेफर कर सकते हैं इस चीज के लिए। रिलेटेड है सब्जेक्ट आफ्टर सम इंटरवल, कोई दिक्कत नहीं है अजय जी, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट, इतना भी कुछ रिलेट नहीं करेगा बहुत ज्यादा कि इस पे डिपेंड है हर चीज, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज देख लेंगे उस फिगर। पंकज जी हमने ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में लोग डाउट डालते हैं, ठीक है, नहीं तो पर्सनली भी मेरे को भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको डाउट आएंगे तो आप कभी भी मेरे को क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा उसको उसी टाइम रिजॉल्व करने की। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डाउट के लिए आप एकदम बिना टेंशन रहो। वैसे तो हम क्लास में जो डिस्कस करेंगे, वैसे हर चीज का मतलब एक डाउट सेशन जरूर रखते हैं हम। जैसे अभी तक हमने सॉइल पढ़ा था, फिर एनवायरमेंट पढ़ा था, तो इसके डाउट सेशन हुआ करते थे, ठीक है। कुछ जैसे मान लो एक चैप्टर खत्म हो गए, 2 चैप्टर खत्म हो गए, 3 चैप्टर खत्म हो गए, उसके बाद एक डाउट सेशन होता था जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। तो देखो स्टार्टिंग में तो इन लोगों ने बहुत सीरियसली लिया, सब लोगों ने, ठीक है, सब लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद सब ढीले पड़ गए, उसके बाद डाउट ही बहुत कम आते हैं इन लोगों के। तो आई होप अब एग्जाम आने वाला है तो अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे सब लोग, ठीक है। तो प्रॉपर इंटरवल पे जब भी एक चैप्टर खत्म होगा, 2 चैप्टर खत्म होंगे, हम उसका डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। नहीं तो जब क्वेश्चंस करते हैं तो उसके डाउट सेशन रख ही लेंगे साथ साथ। जैसे अभी तक लास्ट सब्जेक्ट जो था सर्वे था, उसमें क्वेश्चन बहुत इजी थे, ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके का एक एक क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया है, ठीक है, अपने सेंस में। तो बाकी जब आप टेस्ट देंगे, अभी कल परसों इनका टेस्ट है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। पिछले जो टेस्ट फिगर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं इनके, ठीक है, अगर सर को बात कर लेना कि इनके मतलब मार्क्स वगैरह कैसे थे, और इनका फीडबैक भी आप साथ वालों से ले सकते हो। एसएससी जेई सिविल पैटर्न का भी बता दो कुछ। देखो जेई पैटर्न हम कुछ भी कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, चाहे एसएससी की बात करें चाहे आपके स्टेट बोर्ड की बात करें, अनप्रिडिक्टेबल पेपर आता है, ठीक है, जो सिलेबस में होगा वो भी डाल देते हैं, नहीं होगा वो भी डाल देते हैं, ठीक है। जेई है ना, बिल्कुल अनसर्टेन पेपर है, कुछ नहीं भरोसा कब कैसे कौन बना दे, कहाँ से बना दे, ठीक है, इसीलिए जेई के पेपर पे रिलाई कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते चलो उसके साथ साथ। जैसे एसएससी की बात करें तो कंटेंट तो मैं पूरा करवा रहा हूँ क्लास में, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही कंटेंट पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके। अच्छा डिटेल्ड स्टडी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अलग से एक दिन रखेंगे क्लास, ठीक है, जिसमें सिर्फ एग्जाम्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक प्री होगा, इसमें मेंस होगा वैसे तो, ठीक है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा स्टडी करके, ठीक है। चलो, तो फॉर नाउ विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हाँ कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मेरा नाम राहुल है, ठीक है। बाकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और उस ग्रुप में सारी डिटेल्स वगैरह चलती रहती, नहीं तो सर को बात करना, सर से कभी भी आप मतलब रजनी सर से या अध्ययनम में आप कॉल करके कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, उनसे मेरा नंबर भी ले लेना चाहे, वैसे तो यही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, ठीक है, एनी टाइम यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो जब हम इंजीनियरिंग साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली
जो डिवीजन होती है, इधर इट विल बी सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है। तो मटेरियल कैसा होगा, सॉलिड होगा या फिर फ्लूइड होगा, ठीक है। और वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। गैसेस में जो है स्टडी होगी नहीं, ठीक है, हमारे मतलब एटलीस्ट सिविल इंजीनियरिंग के स्कोप में नहीं है गैसेस की स्टडी। तो यहाँ पर हम सिर्फ सॉलिड और फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो सॉलिड है, इट इज ए मटेरियल विच इज अ डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। तो सॉलिड और फ्लूइड के बीच का जो डिफरेंस है कि अगर मान लो आप कोई भी शियर स्ट्रेस लगाते हो किसी भी बॉडी पे, ठीक है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, अगर आप इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाते हैं इस तरीके से, एक सरफेस है, शियर स्ट्रेस कुछ नहीं है, आप जैसे एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर आप अपना पाम रखो, ठीक है, और इसको आगे की तरफ स्लाइड करो इस पाम को, तो जो आपके हाथ में जो आपकी पाम होगी, ठीक है, और जो ये टेबल होगी, आप इस पाम को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो इस वाले सरफेस पे ओपोजिंग एक स्ट्रेस जनरेट होगा जो ये टेबल जनरेट करेगी, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो जब भी आप शियर स्ट्रेस लगाते हो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे, देन इट विल डिफॉर्म, ये बॉडी क्या करेगी, डिफॉर्म हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी इस शियर फोर्स के अगेंस्ट कुछ रेजिस्टेंस दे रही है, ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड सॉलिड। कोई भी बॉडी अगर इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रही है, कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेंथ है इस बॉडी की, ठीक है, कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेंथ इस बॉडी ने एक्वायर कर रखी है जिसकी वजह से ये इस शियर फोर्स को अपोज कर रही है, देन द बॉडी इज कॉल्ड सॉलिड बॉडी। एंड व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड इज नथिंग बट इज द मटेरियल ऑन विच इफ वी अप्लाई शियर स्ट्रेस, ठीक है, अगर मान लो आपने कंसिस्टेंटली एक शियर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, देन दिस विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म, ये बॉडी पहले ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, और ज्यादा, और ज्यादा, और लास्ट में फ्लो करना शुरू कर देगी। तो अगर किसी भी बॉडी पे आपने शियर स्ट्रेस लगाया और उसके बाद उसकी शियर डिफॉर्मेशन जो है अगर वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, वो बहती ही चली गई, देन दिस इज कॉल्ड फ्लूइड। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर बॉडी में कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस होगा, कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेंथ होगी, तो इस शियर स्ट्रेस को अपोज करेगी, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड इनटू सॉलिड, अदरवाइज इट विल बी फ्लूइड इफ इट विल फ्लो कॉन्टिन्यूअसली अंडर एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो बस फ्लूइड में और सॉलिड मैकेनिक्स में यही डिफरेंस है। जब फ्लूइड में जाएंगे, एफएम जब हम पढ़ेंगे, तो एफएम की सबसे बेसिक डेफिनेशन वो यही होगी कि एनी मटेरियल विच ऑन सब्जेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस डिफॉर्म्स कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स की। तो ये जो सॉलिड मैकेनिक्स है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी होगी शायद इंजीनियरिंग में, नहीं तो आपने जो 11th 12th में पढ़ी थी, ठीक है, जो 11th 12th में पढ़ी थी, वहां पर हम क्या करते थे, इट वाज नथिंग बट स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी थी एक, जो कभी हमने ऐसे स्लोप पे रख दी, हाँ फिजिक्स और फिजिक्स में ही, मैथ्स में थोड़ी ना पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ मैथ्स की थोड़ी एप्लीकेशन जरूर आती थी यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये बॉडी है, इसका मास m है, आपने इस बॉडी को किसी स्लोप पे रखा, यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, तो इस फोर्स के अब अलग अलग कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। वन विल बी एफ कोस थीटा, अनदर वन बी एफ साइन थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में मान लो इसकी अपोजिंग फोर्स जनरेट हो गई, म्यू इंटू एफ साइन थीटा, जहाँ पे म्यू क्या है, इट इज नथिंग बट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, म्यू को हम टेन थीटा भी लिखते थे सॉइल के केस में, ठीक है। तो यहाँ से इसके अलग अलग कंपोनेंट हो जाएंगे, खैर इसका एक मास का भी कंपोनेंट आएगा, सॉरी मास की टर्म में इसको डिवाइड करते थे, एम कोस थीटा एम साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द ओपोजिंग फोर्स, रिएक्शन जनरेट होगा, और एम साइन थीटा जैसे मान लो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका वेट लग रहा होगा एम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ये म्यू इंटू एम साइन थीटा,
ठीक है, अगर ये एक्सीड कर रहा है इस एफ से, ठीक है, इन दैट केस ये बॉडी क्या करेगी, स्टिल रहेगी, ठीक है, ये बॉडी अपनी पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। और अगर मान लो इस म्यू इंटू एम साइन थीटा, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन है एफ से, देन ये बॉडी क्या करेगी, आगे चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी ये हम फिजिक्स में पढ़ते थे 11th-12th में, ठीक है। किसी भी बॉडी पे अगर मान लो स्ट्रेस कंडीशन लग रही है कोई, तो वो बॉडी की मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है, वो बॉडी मूव करके कहीं आगे चली जाएगी। इसमें भी हम दो पार्ट पढ़ते थे बेसिकली, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो डायनेमिक में तो ये बॉडी मूव करती थी, स्टैटिक में बॉडी अपनी जगह पे पड़ी रहती थी, ठीक है। स्टैटिक में हम कुछ नहीं करते, स्टैटिक एनालिसिस में जैसे मान लो इसका कुछ भी वेट है, ठीक है, कोई डब्ल्यू वेट है, तो इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट जनरेट हो जाता था, ठीक है, और एक शेयर कंपोनेंट जनरेट हो जाता था, ठीक है। तो बस यहाँ पे डिटर्मिनेशन होती थी कि शेयर कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी, ये हम पढ़ते थे स्टैटिक्स में, ठीक है। और डायनामिक्स में ये वाला पार्ट पढ़ते थे कि किसी भी बॉडी में मूवमेंट क्या होगी, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते थे कि फोर्स कितनी जनरेट होगी, इट विल बी नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन वैल्यू होगी किस एक्सेलरेशन वैल्यू से चलेगी। फिर डायनामिक्स में जो लॉज ऑफ मोशन थे वो सब अप्लाई करते थे हम, ठीक है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब चीजें वहीं पे डिस्कस की थी हमने फिजिक्स में। खैर हमें इस चीज से अब कोई लेना नहीं है। नाउ वी विल गो टू सॉलिड मैकेनिक्स, सॉरी अवर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जहां पर हम विल स्टडी क्या बोलते हैं, दिस विल बी द स्टडी ऑफ, यू कैन से, डिफॉर्मेबल बॉडीज, ठीक है। पहले क्या होता था, हम किसी भी बॉडी पे जैसे मान लो फोर्स लगाई हमने, तो ये बॉडी भाग जाती थी इधर उधर, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन सोम में क्या होगा, अगर हम किसी भी मटेरियल पे फोर्स लगाएंगे, सपोज करो मैंने ये एक मटेरियल था, इसमें मैंने 5 किलो न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेगी, इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा। वो स्ट्रेस क्या होगा, व्हाट विल स्ट्रेस, इट इज नथिंग बट इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो भी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेस, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रेस इज बेसिकली इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। मान लो इस बॉडी की कैपेसिटी ही 2 किलो न्यूटन की है, ठीक है, मान लो इसकी कैपेसिटी है 2 किलो न्यूटन की, इससे ज्यादा ये रेजिस्ट नहीं कर सकती, तब ये बॉडी क्या करेगी, इट विल, ये जब तक ये स्ट्रेस की वैल्यू मान लो पहले एक किलो न्यूटन आई, ठीक है, इसको रेजिस्ट कर लेगा, फिर 2 किलो न्यूटन हुई, फिर भी इसको रेजिस्ट कर लेगा। जैसे ही 3 पे पहुंचेगी ये बॉडी क्या करेगी, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी एलोंगेट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, फिर 4 पे थोड़ी और एलोंगेट हो जाएगी, और 5 पे और ज्यादा एलोंगेट हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी एलोंगेशन हुई, ठीक है। तो इस तरह की जो बॉडी होगी जिसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, दैट विल बी डिफॉर्मेबल बॉडी, एनी बॉडी विच इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। तो ये जो स्टडी होगी ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ रिजिड बॉडी का और डिफॉर्मेबल बॉडी का। पुल भी तो होगी बॉडी, नहीं पुल नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ पे मूवमेंट नहीं देखेंगे, स्टैटिक में ही रहेंगे हम। बॉडी अपनी जगह पे, उस पर स्ट्रेस लगाया, पुल नहीं होगी बॉडी, अपनी जगह पे ही एलोंगेट हो जाएगी बस, ठीक है। या कंप्रेशन लगाओगे तो छोटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉडी है और इसमें मैंने कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है। मैं इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहा हूँ, कुछ कंप्रेसिव फोर्स लगाई है, ठीक है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, अगर मान लो इसकी ए बी के बीच की लेंथ l ही रही, वन एंड फिक्स होगा क्या बॉडी का, देख लेंगे दुशान जी, मूवमेंट नहीं चेक करेंगे हम यहाँ पे, वन एंड फिक्स ही रखेंगे इसको, तभी जनरेट होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस तभी जनरेट होगा जब दूसरा एंड फिक्स रहेगा, जब रेजिस्टेंस मिलेगी कहीं से। जैसे मान लो इस एंड को आपने फिक्स कर दिया और यहाँ से आप स्ट्रेस लगा रहे हो, ठीक है, तभी स्ट्रेस जनरेट होगा। कुछ अगर मान लो यहाँ से कोई फोर्स लगा रहे हो आप 5 किलो न्यूटन की, और इस डायरेक्शन में भी आपने एक फिक्स कर दिया, या फिर बेसिकली सोम में ये ना दिखा करके ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाते हैं बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड की दोनों डायरेक्शन से। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 इधर से और 5 इधर से लग रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 इधर से लग रहा था
और इस तरफ में मान लो कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल थी, कोई वॉल थी, तभी इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन जनरेट हुई अपोजिट 5 किलोन्यूटन की। ठीक है, बॉडी वहीं रहेगी, नहीं तो कोई स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा। अगर मान लो इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है ना, तो बॉडी आगे की तरफ खिसक जाएगी और कोई स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मान लो टाइम एट t इज इक्वल टू 0, ये ए और बी पॉइंट के बीच की जो लेंथ थी अगर ये l रही, ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू t पे भी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस l ही रहा, देन दिस विल बी रिजिड बॉडी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डिफॉर्मेबल बॉडी की, तो अगर ये बॉडी है, इस पे आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाई, ठीक है, एफ फोर्स। अगर मान लो ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस पहले एल था एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये बॉडी डिफॉर्म हो गई, कुछ रोटेट कर गई, ठीक है, ट्रांसलेट हो गई कुछ बॉडी, और मान लो ये एल डैश आ गया डिस्टेंस, ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाने पे, जैसे मान लो सेंट्रिक फोर्स से तो कुछ ना कुछ मोमेंट जनरेट हुआ होगा, जब मोमेंट जनरेट करे बॉडी घूम भी गई। ठीक है, अगेन ये जो मूवमेंट होती है, या तो मतलब सिर्फ डिफॉर्म भी हो सकती थी, अगर मूवमेंट भी जनरेट हुई तो इसके लिए जो नेट हमारा स्ट्रेस टेंसर बनते हैं अलग अलग, तो स्ट्रेस टेंसर जो है इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, वन इज हाइड्रोस्टैटिक एंड वन इज डेविटोरिक। तो जो हाइड्रोस्टैटिक पार्ट है उसकी वजह से तो डिफॉर्मेशन होती है, और जो डेविटोरिक पार्ट है उसकी वजह से रोटेशन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी ऐसी आ गई। खैर अपने इसके लिए नहीं है, ये हायर स्टडीज में है। एट टाइम इज इक्वल टू t1, अगर मान लो इसकी वैल्यू एल डैश आ गई, तो ये बॉडी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, तो हमारा जो सोम है इट विल रोटेट अबाउट जस्ट डिफॉर्मेबल बॉडी, इसका फिक्स बॉडी से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इलास्टिक बॉडी या फिर इन इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी क्या होगी, इलास्टिक बॉडी होती है जैसे मान लो मतलब जो मटेरियल होगा बेसिकली आइदर इट विल बिहेव इलास्टिकली और इट विल बिहेव इनइलास्टिकली। ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस विच इज कमिंग ओवर इट। जैसे सपोज करो कोई एक बॉडी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक रबर बैंड ले लेता हूँ, ठीक है, जो सिर में लगाते हैं ना वो वाली रबर है, ठीक है, ये रबर बैंड है, इसको मैंने तोड़ के बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया। ठीक है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, मैंने इसको खींचना शुरू किया, दोनों एंड से पकड़ के इसको खींचना शुरू कर दिया मान लो मैंने। ठीक है, मान लो खींच खींच के मैंने इसको 1.5 सेंटीमीटर का कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ा, जैसे इसमें से फोर्सेस हटाई मैंने, वापस क्या करेगा, ये अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करेगा, वापस 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑन सब्जेक्शन ऑफ any load the body is deformed, and on unloading if it's regain its original composition, 1 सेंटीमीटर का पहले था वापस 1 सेंटीमीटर का हो गया, then the body is said to be elastic body। लेकिन अगर मान लो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा मैं इसको खींच दूं, मान लो इसको मैंने 2 सेंटीमीटर तक खींच दिया अगली बार में, ठीक है, आई पुल्ड इट टू 2 सेंटीमीटर, तो जब इसको वापस छोड़ा मैंने, ये मिला मुझे 1.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसमें ये 0.1 की जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, कि एक लिमिट से ज्यादा अगर मैंने इस बॉडी पे स्ट्रेस लगा दिया तो जो स्ट्रेन जनरेट होगा उसमें से कुछ तो रिकवर हो जाएगा और कुछ परमानेंट रह जाएगा। तो जो रिकवर हो जाएगा उसको बोलेंगे इलास्टिक पार्ट, और जो परमानेंट रह जाएगा उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक पार्ट। तो इस तरह की जो बॉडी होगी, ठीक है, जिसपे स्ट्रेस हमने एक लिमिट से ज्यादा लगा दिया और वो वापस रीगेन नहीं कर पाई, ठीक है, दैट विल बी इन इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इन इलास्टिक बॉडी बोलेंगे उसको। अब ये जो इलास्टिक बॉडी है, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आइदर इट विल बी लीनियर इलास्टिक
ठीक है, और इट विल बी नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी। इसकी स्टडी अपने को नहीं करनी। लीनियर इलास्टिक में बेसिकली क्या होगा, लीनियर इलास्टिक में होगा कि अगर मैं किसी मटेरियल को लोड कर रहा हूँ, ठीक है, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन बिहेवियर है। स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर मान लो कोई भी एक बॉडी है जिसपे मैं 5 किलो न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेस की क्या वैल्यू आएगी 5/1, ठीक है, या फिर मान लो इसको 10 रख लेता हूँ मैं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट इज 5 किलो न्यूटन पर, मतलब इट विल बी 0.5 इन दिस केस किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई यूनिट नहीं बनी वैसे, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जनरल यूनिट में लेके चलते हैं इसको केएमएस में, तो खैर ऐसे ही रख लेते हैं इसको। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मान लो, ठीक है। तो अगर मान लो इसकी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगी, डिफॉर्म हो जाएगी। वॉइस भी जाती है पंकज जी, बट वॉइस हमने रखा है कि मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट के लिए, कि अगर मान लो कभी मैसेज में नहीं हो पा रही प्रॉब्लम सॉल्व, तो वॉइस भी जा सकती है। यहाँ पर ही जब आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हैंड रेज का क्वेश्चन आता है, हैंड रेज, हैंड बना हुआ है, वो हैंड रेज करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वॉइस भी आएगी आपकी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगी इस बॉडी में अगर इसकी कैपेबिलिटी नहीं है तो, ठीक है। तो मान लो आपने पहले स्ट्रेस की, आप इस स्ट्रेस को इंक्रीमेंट में दे रहे हो, पहले 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, तो इस बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आती जा रही है। जैसे मान लो 1 पे ये इतना डिफॉर्म हुआ था, 2 देने पे और ज्यादा डिफॉर्म हो गया, 3 देने पे और ज्यादा डिफॉर्म हो गया। तो ऐसे ऐसे करके अगर मान लो स्ट्रेस में और सेम और स्ट्रेन में लीनियर इंक्रीमेंट है, इसका मतलब जैसे मान लो आपने स्ट्रेस को 0 से 1 किया, ठीक है, तो स्ट्रेन जो है वो कितना था, मान लो इनिशियली 0 था, 0 से ये आया 0.5, ठीक है, दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर इसमें इंक्रीमेंट 1 की हुई तो यहाँ पर इंक्रीमेंट 0.5 की हुई। अगले साइकिल में मैंने इसको 1 से 2 किया, यहाँ पर अगेन 1 की इंक्रीमेंट हुई, और स्ट्रेन में मान लो 0.5 से 1 की इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस में और स्ट्रेन में दोनों बराबर इंक्रीमेंट है। ऐसे ही मान लो फिर हमने इसको 1 इंक्रीज किया तो इसकी 0.5 बढ़ गई, जैसे मान लो इसको 2 से 3 किया था तो ये 1 से 1.5 हो गया। तो यहाँ पर देखो किसी भी पॉइंट पे आप उठा लो, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना बड़ा था 1, तो इसमें 0.5 बढ़ा था। दूसरे में भी क्या हुआ, मान लो 2 - 1 1, और यहाँ पे 1 - 0.5। तो ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहे। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं ई वैल्यू, मतलब ई वैल्यू अगर कांस्टेंट रह जाएगी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ठीक है, तो दोनों में अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड कांस्टेंट है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की जो रेशियो कांस्टेंट है, देन दिस मटेरियल विल बी कॉल्ड लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, लीनियरली बढ़ता रहेगा ये कर्व हमेशा, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर इलास्टिक बॉडी। नहीं तो अगर मान लो ये ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है, ये ट्रेंड कैसा है, जैसे मान लो इसमें 1 की इंक्रीमेंट हुई तो यहाँ पे 0.5 की इंक्रीमेंट हुई, यहाँ से 1 से 2 हो गया, यहाँ पे 0.5 से 0.8 हुआ, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, जैसे मान लो यहाँ पे 0.3 हुआ था, 0.3 होने के बाद ये 0.8 हो गया, फिर 2 से 3 होने पे 0.8 से ये हो गया 1.4, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीमेंट कितनी आई थी, 0.3 की इंक्रीमेंट आई थी कम, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतनी इंक्रीमेंट आई थी। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, मान लो ये 1 से 2 बढ़ा, ठीक है, ये 2 पे गया, और यहाँ पर इंक्रीमेंट आई 0.5 की, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेन में इंक्रीमेंट ज्यादा होगी तो थोड़ा ये राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर 0.8 से 1.5 यानी कि 0.6 की इंक्रीमेंट हुई, जब यहाँ पे 1 की इंक्रीमेंट हुई तो ये और आगे चला जाएगा कर्व, ठीक है। तो ये जो कर्व था अब ये लीनियर नहीं रहा, लीनियर ना रहने का मतलब क्या है, इसकी जो ई वैल्यू है दैट इज नॉट कांस्टेंट, ये हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इस वाले सेक्शन के लिए अलग है, इस वाले सेक्शन के लिए अलग है, इस वाले सेक्शन के लिए अलग है स्लोप की वैल्यू। हमने पहले भी सॉइल में भी डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी ई वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे ई वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज व्हाई दिस मटेरियल विल बी कॉल्ड
नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, होगा तो बिल्कुल इलास्टिक मटेरियल की आपने कहीं पर भी मान लो इसको, अभी तक तो लोडिंग कर रहे थे, जैसे ही अनलोड करोगे वापस इसी पाथ को रिट्रेस करके वापस बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो केस था ये था इलास्टिक मटेरियल, जब बॉडी वापस 1 सेंटीमीटर की हो जाती है तो वापस यही वाला पार्ट ट्रेस करती है। लेकिन अगर आपने इसको एक लिमिट से ज्यादा खींच दिया, स्ट्रेस की एक ऐसी लिमिट, ठीक है, जिससे ज्यादा अगर आपने इस मटेरियल को खींच दिया और वापस अनलोड किया तो ये वापस ऐसे ना करके ना किसी और पाथ को फॉलो करेगी और यहाँ पर आएगी। तो ये वाली जो वैल्यू होगी इट विल बी परमानेंट स्ट्रेन वैल्यू। ठीक है, जैसे जो ये 0.1 था तो ये 0.1 परमानेंट स्ट्रेन होगा और यहाँ से यहाँ तक जो रिकवर हो गया इट विल बी इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो मटेरियल होंगे इस तरह के दैट विल बी प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक स्ट्रेन रह जाएगा। और एक जो लिमिट होगी, जिस लिमिट के बाद अगर मटेरियल को चेंज कर रहे हो तो वापस अपना पाथ नहीं ट्रेस कर रही, इस लिमिट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या फिर इलास्टिक लिमिट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको इलास्टिक लिमिट बोल देते हैं यूजुअली, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। ठीक है, ऑल दो प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट ऑलमोस्ट आपस में पास पास रहते हैं, इसलिए दोनों को एक ही लेके चलते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पार्ट था। ठीक है, और आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, छोटी सी क्लास रखते हैं आज, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा। नॉन लीनियर का एग्जाम्पल नहीं है ये, जो वापस रिट्रेस नहीं किया जिसने, वो है प्लास्टिक मटेरियल, वो इलास्टिक नहीं है, प्लास्टिक है, इट इज अनदर कैटेगरी। ठीक है, अभी तो सिर्फ इलास्टिक की बात कर रहा था। इलास्टिक में एक लीनियर है एक नॉन लीनियर है। लीनियर कब है? जब ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन आएगी जिसमें स्लोप वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे पहले वाला एग्जांपल लिया था मैंने। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है सर? यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ बोलता है अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ठीक है, हाँ ਅਸੀਂ वापस आ गए। ठीक है, जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया था 0 से 0.5, 0.5 से 1 और 1 से 1.5। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेस में इंक्रीमेंट 1 की है, इधर स्ट्रेस में इंक्रीमेंट डेल्टा स्ट्रेस 1, यहाँ पर डेल्टा स्ट्रेस 1, यहाँ पर डेल्टा स्ट्रेस 1, यहाँ पर डेल्टा स्ट्रेन 0.5, यहाँ पर डेल्टा स्ट्रेन 0.5, यहाँ पर डेल्टा स्ट्रेन 0.5। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर मैं रेशियो लूंगा, ये है नॉन लीनियर का ग्राफ, ये रहा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन ना हो करके कुछ ना कुछ कर्व्ड बनी, और जो लीनियर का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेस कितना था? 1, स्ट्रेन कितना? 0.5, फिर अगेन स्ट्रेस 1, स्ट्रेन 0.5, अगेन स्ट्रेस 1, स्ट्रेन 0.5, देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इट विल बी लीनियर। ठीक है, लीनियर इलास्टिक। और ये जो मटेरियल है इट विल बी नॉन लीनियर इलास्टिक। ठीक है, अच्छा अब हुक्स लॉ की बात करते हैं। हुक्स लॉ क्या कहते हैं? अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो मेरे को एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ई वैल्यू, दैट इज इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, या फिर यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज ए कांस्टेंट व्हिच विल गिव यू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। x इज इक्वल टू वाई लीनियर नहीं होता यार, x में इंक्रीमेंट और y में इंक्रीमेंट लीनियर हो अगर। ठीक है, यहाँ पर कितनी इंक्रीमेंट है? 1 की। इस एग्जांपल में देखो ना, यहाँ पे स्ट्रेस में कितनी इंक्रीमेंट? 1, यहाँ पर 1, फिर इससे अगली इंक्रीमेंट 1, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट 0.5, यहाँ पर अगेन 0.5, फिर अगेन 0.5। तो अगर स्ट्रेस में और स्ट्रेन में इंक्रीमेंट इक्वल हो, ठीक है, या इनकी रेशियो इक्वल हो, जैसे मान लो यहाँ पर पहले स्टेप में बात करूँ सिर्फ मैं इतनी, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाल लो, कितना आएगा? ठीक है, मान लो इस वाले पोर्शन में जो यंग्स मॉडुलस है
इसकी वैल्यू E1 बोलता हूं मैं, तो E1 क्या होगा, इट विल बी dy/dx, यानी कि 1/0.5, ठीक है 2। ऐसे ही E2 निकालो, E2 भी क्या होगा यहाँ पे, अगेन 1/0.5, जो कि 2 आएगा। ऐसे ही तीसरे वाले में भी यही होगा, ठीक है। तो जब ये मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो, इसमें जो इंक्रीमेंट है, इसकी रेशियो अगर कांस्टेंट रहती है, ठीक है, यानी कि पूरे ग्राफ के लिए अगर ई वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड लीनियर इलास्टिक बॉडी। ठीक है, किसने पूछा था, दुशांत जी, यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गया? दिस इज यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। y इज इक्वल टू ए, क्या ये ई वैल्यू है, इट इज यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी विच विल द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है। ये लीनियर बॉडी के लिए तो मतलब एक ही रहेगा स्लोप, क्योंकि लीनियर बॉडी के लिए लीनियर एक लाइन के लिए चेंज नहीं होता अगर लीनियर है ये। अगर मान लो ये लीनियर रही है तो हर पॉइंट पे चेंज होगा, ठीक है। उस केस में अलग अलग तरह के यंग मॉडुलस हम पढ़ेंगे, सेकंड मॉडुलस क्या होता है, टेंजेंट मॉडुलस क्या होगा, ठीक है, और इनिशियल यंग मॉडुलस क्या होगा, वो अलग अलग तरह के मॉडुलस आएंगे, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो ई वैल्यू आएगी, दिस ई इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, ठीक है, या इलास्टिक मॉडुलस। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आप इसको ऐसे मत समझना कि डायरेक्ट मतलब एक ही वैल्यू आएगी। एक और डाटा दिखाता हूँ मैं आपको, देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन का। जैसे मान लो यहाँ पे 0 था, 0 से 0.1 बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे 0.1 से 0.3 बढ़ा, और मान लो स्ट्रेन में बढ़ा 0 से 0.05, और देन फिर बढ़ गया मान लो 0.05 से 0.15, ठीक है। देन ये बढ़ा 0.3 से मान लो 0.7, ठीक है, और ये बढ़ा 0.15 से 0.35, ठीक है। अब देखना कितनी कितनी इंक्रीमेंट है। यहाँ पर डेल्टा सिग्मा कितना है 0.1, यहाँ पर कितना है 0.2, यहाँ पर कितना है 0.4, यहाँ पर स्ट्रेन कितना बढ़ा 0.05, यहाँ पर कितना बढ़ा 0.1, यहाँ पर कितना बढ़ा 0.2। तो देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो देखना, यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग E1, इसके कोरस्पॉन्डिंग E2, इसके कोरस्पॉन्डिंग E3। E1 की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन 0.1/0.05, 2, ठीक है। अगले केस में E2 क्या होगा 0.2 डिवाइड बाय 0.1, अगेन 2। अगले केस में क्या होगा 0.4 डिवाइड बाय 0.2, अगेन 2, ठीक है। तो ये भी लीनियर का एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पर भी देखो इसमें इंक्रीमेंट हो रही है अलग अलग, ठीक है, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट इसमें अलग अलग हो रही है, लेकिन इन दोनों की जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह का मटेरियल भी कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। जरूरी नहीं इंक्रीमेंट सेम हो हर स्टेप में, इंक्रीमेंट अलग अलग भी हो सकती है। गॉट इट, समझ में आ गया फिजिकली? अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी चीज को। ई वैल्यू क्या होती है आपको रटने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस क्या है, इसको इलास्टिक मॉडुलस ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मटेरियल कैसा है, इलास्टिक मटेरियल है, जो वापस डिफॉर्म मतलब वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। अगर मान लो ये प्लास्टिक मटेरियल होता तो यहाँ पर जो यंग्स मॉडुलस होता वो कभी भी सेम ना होता, ठीक है, वो हर पॉइंट पे वेरी करता, तो उसको हम यंग इलास्टिक मॉडुलस नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, और इट वाज बेसिकली डेमो सेशन, जो भी हमारे साथ आज नए हमारे फ्रेंड्स जुड़े हैं उनके लिए। तो आई होप आपको, ठीक है, लेक्चर थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा होगा। बाकी अगर कोई अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है, इट वाज जस्ट कंसर्न्ड विद द बेसिक मतलब टर्मिनोलॉजी की, हम मतलब टर्मिनोलॉजीज क्या कैसे डिस्कस करते हैं, पढ़ते क्या क्या है, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, और आपको ऐप का डेमो अच्छे से समझ में आ जाए, तभी एकदम परफेक्ट निशान जी, ठीक है।